चलिए एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो एग्जांपल 5 है ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत से लोग को दिक्कत होगा, सर वर्ड प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। देखो, मैं कई बार बताया हूँ, वर्ड प्रॉब्लम जो भी हो पहले एकदम इजी वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करो और उसको 1 2 बार 3 बार पढ़ो कि क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है। जब आप 2 3 बार अपने आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और देखो, शुरुआत में इक्वेशन गलत ही बनेगा, ऐसा थोड़ी कि एक बार में सही बन जाए, नहीं, शुरुआत में आपके से इक्वेशन गलत ही बनेगी। लेकिन जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कर लोगे तो आपको एक मेथड पता चल जाएगा। मतलब एक तरीका होता नहीं है, जैसे मेरा खुद का तरीका है, आपका खुद का एक तरीका होगा, पता चलने लगेगा कि हाँ, कि जो भी इक्वेशन मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उससे कैसे इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करते, कैसे निकालते हैं। ये कब पता चलेगा? जब आप खुद ट्राई करोगे। जब खुद ट्राई करोगे, गलत होगा सही होगा, गलत होगा सही होगा, धीरे धीरे सही होने लगेगा। हमें थोड़ी कि एक बार ही में सही हो जाएगा, नहीं, सब कुछ धीरे धीरे होता है ना। जैसे आप जब साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो ऐसे थोड़ी कि एक बार में 2 हाथ से एक हाथ छोड़ के चलाने लगते हो ना। पहले गिरते हो, फिर उठते हो, फिर चलाते हो, फिर गिरते हो, फिर तो धीरे 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 ग्रेजुअली आपको आ जाता है। उसी प्रकार ये भी है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो पहले 1 बार 2 3 बार पढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो 2 3 बार, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना। अच्छा ठीक है, पढ़ लिए, ये फाइंड करना है, ठीक है, अब कैसे रिलेशन बनेगा, 2 3 बार सॉल्व करो, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। Isn't this interesting? क्या ये इंटरेस्टिंग है? कहाँ से इंटरेस्टिंग है, अब तुम ही बताओ। मतलब डायरेक्ट एज बताना चाहिए, अब घुमा फिरा बता रहा मैं इतने साल का था, तुम 7 साल पहले इतने गुने थे, ये थे वो थे, तो इंटरेस्टिंग हुआ? नहीं हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली मतलब 2 इक्वेशन बनेगा, वही बनाना है। एंड सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके जो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको तीनों मेथड आना चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम में कौन क्या कह दे, कौन नहीं, मतलब एग्जामिनर जो कहे वही करोगे ना। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर। देखो यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, आफ्ताब और हिज डॉटर। मान लो डॉटर दिखा दे रहे हैं। ठीक है। 7 years ago I was। देखो अगर मान लेते हैं आफ्ताब की जो एज है प्रेजेंट, अभी इस समय मान लेते हैं कितना माने, 47 साल का है मान लेते हैं। ठीक है, आफ्ताब। और उसकी जो डॉटर है मान लेते हैं कितना माने, 27 साल, चलो मान लेते हैं, एज एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अच्छा 7 साल पहले इसमें 7 माइनस कर दोगे। 7 साल पहले आफ्ताब कितने साल का था? 40 साल का था। भाई 7 साल पहले इसमें 7 माइनस कर दोगे ना, तो 7 साल पहले इसकी बेटी -7 इसमें भी कर दोगे तो 20 साल की थी, है ना। यानी 7 साल पहले आफ्ताब 40 साल का था, 7 साल पहले इसकी बेटी 20 साल की थी, हो सकता है। अच्छा ये हम कम बता रहे हैं जब हमें प्रेजेंट एज मालूम है। अगर प्रेजेंट एज नहीं मालूम होता तो हम कैसे बता पाते कि 40 साल का था 40 साल पहले 7 साल पहले, और इसकी बेटी 7 साल पहले 20 साल की थी। कब हम बता पाए? जब हमें एज मालूम है, यही तो है ना। अब हमें प्रेजेंट एज नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रेजेंट एज इसकी x ईयर है, कि जो आफ्ताब है प्रेजेंट में वो x साल का है, x हुआ, और इसकी बेटी है y साल की है। तो 7 साल पहले इसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 7 माइनस कर दोगे, यही तो होगा। यानी 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी x -7 ईयर थी, और इसकी जो बेटे की एज थी y -7 ईयर थी, यही तो होगा। ये कब होगा? जब हमें एज नहीं पता था, तो जब हमने मान लिया वही उसी में 7 माइनस कर दोगे, है ना। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। तो 7 years ago 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज है वो इतने साल की हो जाएगी, इसकी बेटी की एज इतने साल की हो जाएगी। तो क्वेश्चन इस तरह बन रहा है, 7 साल पहले आफ्ताब बता रहा है, देखो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है, तो यहाँ से पहले इसको ऐसे लिखो y -7। देखो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। मैं तुम्हारी एज का, इसकी एज ये है, इसकी बेटी की एज का 7 टाइम्स 7 गुना, यही तो बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, x -7 मतलब ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे। अब दूसरे इक्वेशन कैसे बनेगा इसके आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो 3 years from now। अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब अगर मान लो आफ्ताब की जो एज है अगर 47 साल होती तो उसमें 3 ऐड कर देते तो 3 साल बाद ही 50 साल का हो जाता, और ये 3 साल बाद इसकी बेटी 30 साल की हो जाती। कब? जब हमें एज मालूम था, लेकिन हमें एज मालूम नहीं, हमने x माना है। तो 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? x + 3 ईयर,
और इसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी, y+3 ईयर। कब, 3 साल बाद, है ना। तो लिखा है ना ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद इनकी एज और इनकी बेटी की एज कुछ इस प्रकार होगा। अब क्या रिलेशन बना उसमें देखो दिया है, आई शैल बी, आई मतलब आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है, आई मतलब ये, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स तुम्हारी एज का हो जाऊंगा। 3, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इक्वेशन यहाँ से बनेगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू, मतलब सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, वही हो जाएगा आंसर। एक्स की जो वैल्यू आएगा वो आफ्ताब की एज हो जाएगा, और वाई की जो वैल्यू आएगा वो इसकी डॉटर की एज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे इक्वेशन बनाएंगे। बाकी देखो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, बनता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेट क्या किए थे, आफ्ताब की जो एज है एक्स ईयर माने थे और इसकी डॉटर की एज वाई ईयर, तो यही लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर and his daughter's present age be y years, y से लिख लेते हैं years, ठीक है। फिर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अभी 2-3 क्वेश्चन इसका अगर जो भी एज का आएगा मैं एकदम बेसिक से कराऊंगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। फिर जैसे जैसे आपको समझ में आ जाएगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे और इस तरह इक्वेशन बनाने लगना, ठीक है। पहले हम एकदम बेसिक से लिखवा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या था, आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो। अच्छा 7 ईयर्स अगो नहीं 7 साल पहले आफ्ताब की एज में 7 माइनस कर दोगे और उसकी बेटी की एज जो भी उसमें 7 माइनस कर दोगे, तो लिखोगे 7 ईयर्स अगो आफ्ताब्स एज, इसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स था तो एक्स में 7 माइनस कर दोगे, एक्स माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा। डॉटर्स एज, इसकी बेटी की कितनी थी वाई, वाई में 7 माइनस कर दोगे। भाई 7 साल पहले दोनों की एज में 7 माइनस कर दोगे ना, वही तो हमने किया, वही जो हमने यहाँ किया तो वही यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इसमें से एक रिलेशन क्या बनेगा, देखो आगे दिया है 7 साल पहले हमने एक कंडीशन लगा दिया, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना हो जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, ठीक है। तो आई मतलब आफ्ताब बता रहा है यानी x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था 7, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल, एज आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, देन वही लिखा है। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे, तो सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, इसको ही मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कहाँ लिखे हैं, लिख दे रहे हैं ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज एक्स साल उसमें 3 ऐड कर देंगे, यही होगा ना भाई, है ना, यही होगा, ठीक है। और हिज डॉटर से हिज क्या लिख दिया, डॉटर्स एज y+3 हो जाएगा। अब रिलेशन आगे क्या दिया हुआ है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, सब में 3 ऐड कर दिए हैं। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, मैं मतलब ये y+3, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो यहाँ से बना लेंगे x+3 इज इक्वल टू 3y+9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3,
x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना होगा 6, इक्वेशन 2 मानो। तो इक्वेशन 1 ये है, 2 है, और इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और आंसर लाएंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना है, तो इसमें क्या करते हैं, या तो कोई इक्वेशन 1 लो या इक्वेशन 2 लो, और उन दोनों इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकालना रहता है हमें या y की। मान लो हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो माइनस 42 प्लस 7y। अब इस इक्वेशन की जो वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू निकली है, ये इक्वेशन 1 से निकली है, तो इसको इक्वेशन 2 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितना है, माइनस 42 माइनस प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 42। यहाँ से 4y इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना निकला, 12। यानी y की वैल्यू 12 आ रहा है। अब y की वैल्यू या तो 1 में रखेंगे या 2 में, तो इसे इरेज कर दे रहे हैं। तो y की वैल्यू मान लो इक्वेशन 2 में रख दें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो y की वैल्यू कितना है, 12 है। x माइनस 3 12 इज इक्वल टू 6, चाहे तो हम ऐसे लिख दो y इज इक्वल टू 12, इसलिए हमने यहाँ रख दिया। तो x की वैल्यू 42 आया। अब देखो एग्जाम में बस ऐसे छोड़ के नहीं आ जाना है कि हम x की वैल्यू निकाल लिए, y की वैल्यू निकाल ली और छोड़ के आ गए। नंबर कट सकता है और कटेगा ही, क्यों, क्योंकि आपने शुरुआत में लेट किया था ना, ईयर में हमें आंसर निकालना है कि x की जो वैल्यू आएगी ईयर में आएगी, तो आपने केवल वैल्यू निकाला, तो आखिर में लिखना पड़ेगा क्या, हेंस। हेंस क्या लिखे थे हम लोग, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज, क्या माने था, एक्स माना था ना, एक्स वैल्यू कितनी है, 42 आई है, 42 ईयर्स, एंड his daughter's present age is 12 years, ठीक है। तो इस तरह आप जब लिखेंगे पूरा कंप्लीट माना जाएगा, आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। अच्छा, इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, चलो दोबारा देख लेते हैं। देखो अगर मान लो एक पेंसिल या मान लो पेन, अच्छा इरेजर भी है ना, मान लो एक पेंसिल अगर ₹2 का है, ठीक है, तो अगर ये हम 2 पेंसिल लेंगे तो कितने का पड़ेगा, ये अगर हम 2 पेंसिल लेंगे ₹4 का पड़ेगा, ये अगर हम 3 पेंसिल लेंगे तो ₹6 का पड़ेगा। कैसे, 2 पेंसिल लिए, 2 कितने का पेंसिल था, एक ₹2 का, टोटल ₹4 आया। हम टोटल 3 पेंसिल लिए हैं और एक पेंसिल कितने का था, ₹2 का, तो ₹6 आया। अगर मान लो हम यही पेंसिल 10 लेते हैं, 10 पेंसिल अगर हम लिए और हर एक पेंसिल ₹2 का है, तो 10 गुणे 2 मतलब टोटल ₹20 पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हमें एक पेंसिल का कॉस्ट नहीं पता है, तो हम मान लेते एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X है। तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X है, तो 2 पेंसिल कितने का पड़ेगा, 2x का, 3 पेंसिल कितने का पड़ेगा, 3x का, 100 पेंसिल कितने का पड़ेगा, 100x का, है ना। तो आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो वैसे ही होगा, तो उलट कर लेते हैं। चलो फाइंड क्या करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। चलो ये फाइंड करते हैं फिर। लेट द
कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल मतलब एक पेंसिल, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज एक्स रुपीज़। देखो कोशिश करो जो भी यहाँ वेरिएबल यूज़ कर रहे हो उसका जो भी यूनिट है उसको यूज़ करो, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, रुपीज़ में हो, ईयर में हो, जो भी हो, ठीक है। और एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर इज वाई रुपीज़। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है इसको भी हमें यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, तो अगर एक पेंसिल x रुपए का है तो 2 पेंसिल कितने होगा, 2x का। एंड 3 इरेजर, मतलब 2 पेंसिल और 3 इरेजर अगर किसी दुकान से हम लिए हैं तो टोटल 9 रुपए का हमें पड़ा है। अगर एक इरेजर y रुपए का है तो 3 इरेजर 3y का होगा। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 9 रुपए हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो इसको पहले क्वेश्चन मान लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, अगर एक पेंसिल x रुपए का तो 4 पेंसिल 4x का होगा प्लस 6 इरेजर 6y इज इक्वल टू 18। इक्वेशन 2 बना। अब यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें सॉल्व करना है। तो चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, देखो आप कोशिश करना जब भी एग्जाम में लिखना तो इस तरह से बना मत लिखना, उसमें एक लाइन से लिखना पूरा, क्योंकि मेरे पास जगह कमी ना तो मैं इस तरह बना के लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप भी इतने छोटे में पूरा लिख दो, नहीं ऐसा नहीं लिखना है। पहले ये लिखो फिर इसके नीचे ये वाला पार्ट लिखो फिर इसके नीचे वाला पार्ट, एकदम लाइन से लिखो, इस तरह लिखो ताकि देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, नहीं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 4 x वैल्यू कितना है 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 बचा, 2 9 माइनस 3y अपॉन 1 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 18 दोनों 18, 2 3 6 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 18 इज इक्वल टू 18, या आप ऐसे कर सकते हो 0 इज इक्वल टू 0। ओहो सर ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या देखो क्या हो गया। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पर ये दोनों इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए मतलब ये 0 आ जाएगा। अरे भाई इसको इधर लेकर माइनस वाले 0 तो आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या है सर बताइए। अरे भाई बता रहे, देखो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन हमने बनाया था वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। कैसे, एक बार इसको देखो ध्यान से, ये इक्वेशन को यहाँ ध्यान से देखो। अच्छा अगर इसका रेशियो निकाले 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 9/18, यही तो निकलेगा। ध्यान से देखो तीनों इक्वल हैं, 2 कम 2 2 दूनी 4, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2। और जब तीनों इक्वल होते तो कौन सा कंडीशन होता था, कोइंसिडेंट का, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर रही है, यही तो बनता था। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई करती थी मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आता था, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी ये जो सिचुएशन दिया था, मतलब ये जो इक्वेशन सॉरी क्वेश्चन दिया है, इसमें जो x और y की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, कोई भी हो सकती है। मतलब इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं कि अगर x वैल्यू 2 होगा तो y की वैल्यू 3 होगा, ऐसा कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। कुछ भी आ सकता है और दोनों सब सेटिस्फाई करेगा। और ऐसे x और y कितने वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट। तो आप ऐसे सॉल्व करते रह जाओगे, x y की वैल्यू निकालते रह जाओगे। तो हम कैसे पता करेंगे, देखो जब भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करें, ऐसे बहुत सारी इक्वेशन मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम ऐसे आएगा जिसमें जब हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वल आ जाए। जब इक्वल आएगा तो हमें तुरंत सचेत हो जाना है और हमें कहना है कि ये कंडीशन किसका है या ये केस किसका बन रहा है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। मैं लिखा दे रहा हूँ अच्छे से, इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
इस तरह से आप लिख लो, दिस इज द केस ऑफ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कौन सा केस बन रहा है? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का। और आगे क्या लिखोगे आप, चाहे लिख सकते हो और हेंस द अबव इक्वेशंस hence the above equation has infinitely many solution। सेम चीज लिख दिया मैंने, दिस इज द केस ऑफ इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। हेंस द अबव इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब भी इक्वल आ जाए तो आप समझ जाओ कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन केस आएगा। और दूसरा कंडीशन इसमें और बनता है, कभी कभी हम सॉल्व करते हैं तो इक्वल नहीं आता है, तो जब वो इक्वल नहीं आएगा तो उसमें नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस ये और ये, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। देखो रेल की पटरी पैरेलल होती है एक दूसरे के, है ना, ये होता है। तो मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है और इस लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्या ये दोनों जो लाइन्स है कभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? देखो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं क्रॉस नहीं करेंगी। तो पूछा क्यों है? पूछा इसलिए आप कैसे शो करोगे इसको। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको लिखेंगे। देखो देखो इसके मैं दो मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे लिख देना, लेकिन दोनों एग्जाम में नहीं लिखना है, कोई एक ही लिखना है ना। सॉल्यूशन, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x + 4y - 12 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, याद है हम लोग पहले जब भी इक्वेशन दिया रहता है इसका रेशियो निकाल लेते थे, फिर पता करते थे कि नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। यहाँ एक बार देखेंगे तो उसके लिए हमें रेशियो की ज़रूरत होगी, तो निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना होगा, 1/2। b1/b2 कितना होगा, 2/4 मतलब 1/2। c1/c2 कितना होगा, -4/- 12 मतलब 1/3। क्या लिखो, क्लियरली वी कैन सी दैट, हम लोग क्या देख सकते हैं कि 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट ये इक्वल नहीं किसके, 1/3 के। मतलब a1/a2 = b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका कंडीशन होता था, पैरेलल का ना। तो लिखोगे यहाँ पर, दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना। ये पैरेलल लाइंस कंडीशन होता था। तो पूछा क्या, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। जब पैरेलल है तो कहाँ से क्रॉस करेंगे, तो लिख देंगे हेंस द अबव इक्वेशंस। इक्वेशंस अच्छा लिख लो, लाइंस, है ना, लाइंस यूज हो रहा है ना, लाइंस ही लिख लो। देखो गलत वो भी नहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हेंस द अबव लाइंस विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो देखो पहला मेथड तो ये था। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + 2y - 4 = 0। और दूसरा क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से पहले x + 2y = 4, इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा इक्वेशन ही दिया हुआ 2x + 4y - 12 = 0। 12 को इधर भेज दो, 2x + 4y = 12, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। तो क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x + 2y = 4। यहाँ से क्या होगा, x = 4 - 2y हो जाएगा, यही है ना, 2y इधर चला जाएगा।
तो कर लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू को इक्वेशन 2 पर रखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 4y। देखो जगह कमी होने के कारण मैं इसको इधर अच्छे से लिख रहा हूँ, मतलब एकदम चिपका चिपका के। आप एकदम बढ़िया से लिखना, ठीक है। 2x प्लस 4y क्या था, इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितना है, ये है 2 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और बस नहीं होगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आया, देखो 8 इज इक्वल टू 12। देखो अब ये कौन सा कंडीशन बन रहा है, देखो इक्वल नहीं है। देखो इससे पहले हम लोग जो एक क्वेश्चन करे थे उसमें क्या बना था, क्या आया था, मान लो कुछ आया था शायद 18 इज इक्वल टू 18 आया था ना। इसमें देखो इक्वल बन रहा था, इसमें देखो इक्वल नहीं है। जब इक्वल बनता था तो हम लोग क्या बोलते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब इक्वल नहीं बनेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके नो सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा था, ठीक है। तो आप लिखोगे दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस होगी तभी तो नो सॉल्यूशन होगा। मीन्स द अबव equations are parallel and therefore they will not cross each other, है ना। सही है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो।